नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा यही करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। अब आते हैं अपने विषय पर। हमने अब तक की कक्षा में जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की है वह है भाषा क्या है, फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास क्रम, देवनागरी लिपि का विकास क्रम, उसके बाद वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, दोनों पर अलग अलग चर्चा की। फिर वर्णों के भेद क्या है, स्वर और व्यंजन, स्वरों को किन किन आधार पर वर्गीकृत किया गया है और व्यंजन को किन किन आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद हमने देखा मात्राएं, और मात्राओं के साथ हमने देखा कि वर्णों को आधा कैसे लिखा जाता है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल नीरज करियर इंस्टीट्यूट पर, हमारे YouTube चैनल नीरज करियर इंस्टीट्यूट पर जाएं, वहां पर हमारे ये सभी वीडियोज आपको उपलब्ध मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीरज करियर इंस्टीट्यूट पर भी इन वीडियोज को पा सकते हैं। आप जाइए हमारा टेलीग्राम चैनल, लाइक कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए, वहां आप हमारे ये वीडियो पा सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी आशा के साथ अब हम आज के अपने विषय पर आते हैं। हमारा आज का विषय है कि हम हिंदी शब्दकोश आसानी से कहेंगे, जो आम बोलचाल की भाषा में आजकल है हिंदी डिक्शनरी। शब्दकोश कहने पर लोगों को समझने में भी दिक्कत हो जाती है, डिक्शनरी बड़े आराम से समझ लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे हो जा रहे हैं जो हिंदी की जगह अंग्रेजी शब्द वाले ही आरूढ़ हो जा रहे हैं। हम उन्हीं को कहने सुनने में अपने आप को ज्यादा सहज महसूस करते हैं, हिंदी शब्द उसकी जगह पर प्रयोग करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो यह है हिंदी शब्दकोश, हमारा आज का विषय है हिंदी शब्दकोश। हमारा आज का प्रकरण है कि हिंदी शब्दकोश का उपयोग कैसे किया जाता है। अगर आप हिंदी शब्दकोश पाएंगे तो उसमें जो वर्णों का क्रम है वह कैसा है। तो जो हिंदी शब्दकोश का वर्णों का क्रम है वो हमारी हिंदी वर्णमाला के क्रम से मेल नहीं खाता। हिंदी वर्णमाला का क्रम अलग है और हिंदी शब्दकोश का क्रम अलग है। जैसे जब हिंदी वर्णमाला की शुरुआत होती है तो आ ऐसे चलता है और ये जाता है त्रा, ज्ञा, स्रा, ये भी जाता है। लेकिन जब हम अपने इस विषय पर आते हैं कि शब्दकोश में कैसे प्रयोग हो, ये कहां तक जाता है, आ से शुरू होकर ये कहां तक जाएगा, ये जाता है यहां तक, छात्रा, छात्रा, ज्ञा, स्रा, ये यहां तक जाता है। अब जब हम शब्दकोश की बात करते हैं तो शब्दकोश में जिस वर्ण से शुरुआत होती है वो होता है हमारा अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। आ से नहीं होता, अनुस्वार से इसकी शुरुआत होती है। आप हिंदी शब्दकोश उठाकर देख लीजिए, उसकी जो शुरुआत होती है वो आ से ना होकर अनुस्वार से होती है और उसके बाद अनुनासिक, पहले पर अनुस्वार, दूसरे पर अनुनासिक और उसके बाद विसर्ग। तीन पर क्या है? तीन पर है विसर्ग। जब ये तीनों हो जाते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, मतलब अयोगवाह वाले भाग जब हो जाते हैं तब हमारे स्वरों की शुरुआत होती है। आ ई उ री ए ओ औ, तब हम इनकी शुरुआत करते हैं। अब जब हमारे स्वर हो जाते हैं, जब हमारे स्वरों की संख्या पूरी हो जाती है तब फिर व्यंजनों की शुरुआत होती है। व्यंजन में पहला वर्ण जो है वो का है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की शुरुआत का से होती है और हिंदी शब्दकोश में भी का से शुरुआत होती है। लेकिन दूसरा वर्ण वर्णमाला में खा है और शब्दकोश में छा है। पहला वर्ण का है और दूसरा
छा है। अब छा क्यों है? छा इसलिए है क्योंकि जो का है वो पूरा है और छा में का आधा है। कैसे का आधा है? ये छा है, कैसे बना? बताया गया है कि संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन के निर्माण के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? उसमें कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर होना चाहिए। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ स्वर रहित का और स्वर रहित सा, इसके साथ साथ आ से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्वर रहित का और सा, हलंत हटा दिया, आ इसमें शामिल हो गया। तो अब ये आधा है ना, आधा वर्ण तो है ही है। ये इसी को इसमें शामिल किया गया है। तो जब का की शुरुआत हो रही है तो का को पूरा कर दिया गया। पहले पूरे वर्ण वाला लिख दिया गया, उसके बाद आधे वर्ण वाले का से जो अक्षर बने हैं उनको लिख दिया गया। आधे वर्ण वाला का किसमें शामिल है? आधा वर्ण वाला का छा में शामिल है। इसलिए का के बाद छा आया, फिर खा, गा, घा ये चले रहेंगे, फिर चा, छा, जा के बाद झा नहीं आएगा। फिर ध्यान दीजिए, जा के बाद आ रहा है ज्ञा, जा के बाद क्या आ रहा है? ज्ञा। अब ज्ञा कैसे बना? स्वर रहित जा और या मिलाकर क्या बने हैं हमारा? ज्ञा। क्या बना? ज्ञा। इसीलिए ज्ञा यहां आ गया। उसके बाद झा, फिर टा, ठा, डा, ढा अपने क्रम में चल रहा है। ये जो पंचमाक्षर हैं, ये 3 पंचमाक्षर, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, इन तीनों वर्गों के पंचमाक्षर से किसी शब्द का निर्माण नहीं होता है। अंगा, या और डा, इनसे किसी शब्द का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए शब्दकोश में इनको जगह नहीं दी गई है। अब टाठा डाढ़ा तक हो गया, फिर ता। अब ता के बाद त्रा आ गया। त्रा कैसे आया? जैसे छा आया और ज्ञा आया वैसे त्रा आया। त्रा में ता छिपा हुआ है, त्रा में ता छिपा हुआ है। त्रा कैसे लिखा गया? ये कैसे लिखा गया? ये है स्वर रहित ता, स्वर रहित रा, ऐसे लिखिए, स्वर रहित ता और रा, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो पहले पूरा ता वाले वर्ण लिख देंगे, शब्द लिख दिए जाते हैं, और उसके बाद पूरे ये आधे ता वाले वर्ण लिखे गए। तो ता के बाद वर्णमाला में क्या, शब्दमाला में क्या आया हमारा शब्दकोश में? त्रा, फिर था, दा, धा, ना। उसके बाद क्रम वही चलता है जो हिंदी वर्णमाला का क्रम है। कौन सा क्रम चलता है? वही क्रम चलता है जो हमारी हिंदी वर्णमाला का क्रम है। कौन कौन सा? पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा। अब जैसे सा आया फिर रुक गया। तालव्य सा के बाद मूर्धन्य सा नहीं आ रहा है। तालव्य सा और मूर्धन्य सा के बीच में स्रा आ रहा है। स्रा का निर्माण कैसे हुआ था? तो स्रा का निर्माण हुआ है स्वर रहित सा, स्वर रहित रा, स्वर रहित स्रा, सा और रा से क्या हुआ हमारा? स्रा का निर्माण हुआ। इसलिए यहां आकर रुक गया। सा, स्रा, फिर मूर्धन्य सा। इस स्रा के बाद ये मूर्धन्य सा, फिर दंत सा और उसके बाद में हा। अब आप कहेंगे हा के बाद छात्राज्ञा, छात्राज्ञा तो पहले ही शामिल कर लिए गए हैं। का के बाद हमारा छा आया, जा के बाद ज्ञा आया, ता के बाद त्रा आया और सा के बाद स्रा आया। तो ये जान लीजिए बेसिक अंतर जो है छात्राज्ञा, ये देखिए छा, त्रा, ज्ञा, स्रा भी आप शामिल कर लीजिए। हिंदी शब्दकोश में और हिंदी वर्णमाला में यहां अंतर होता है कि ये तीनों शब्दों से, जिन वर्णों से इनका निर्माण हुआ है, उनमें जो पहला व्यंजन है उसके ठीक बाद आते हैं। हिंदी शब्दकोश में इनका प्रयोग
अपने पहले व्यंजन के ठीक बाद होता है। जैसे का के बाद छा, जा के बाद ज्ञा, ता के बाद त्रा और सा के बाद स्रा। जो पहला कौन सा, स्रा में देखिए पहला कौन सा है, स्वर रहित सा, इसीलिए प्रयोग हो रहा है। त्रा में क्या है, त्रा में स्वर रहित ता, इससे हुआ, इसी में शामिल हो गया। छा, ज्ञा, त्रा और स्रा अपने प्रयोग में जिससे इन शब्दों का निर्माण हुआ है वर्णों का, उनके पहले व्यंजन के तुरंत बाद इनका प्रयोग होता है शब्दकोश में। और हिंदी वर्णमाला में छा के बाद त्रा है तब ज्ञा है, लेकिन शब्दकोश में अगर हम इन्हें देखें कि इनमें से कौन शब्द पहले आता है, तो पहले छा आएगा, लेकिन छा के बाद ज्ञा आएगा, उसके बाद में त्रा आएगा, क्योंकि छा का निर्माण स्वर रहित का के साथ हुआ है, ज्ञा का निर्माण स्वर रहित जा के साथ हुआ है, और त्रा का निर्माण स्वर रहित ता के साथ हुआ है। इसीलिए जब हम हिंदी शब्दकोश की बात करते हैं तो उसमें छा आता है, ज्ञा आता है, एक क्रम से नहीं, अपने अपने व्यंजन के जो पहला व्यंजन है उसके तुरंत बाद इसका प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद त्रा आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिंदी शब्दकोश और हिंदी वर्णमाला दोनों के वर्णों के क्रम में अंतर है। अंतर क्या है, हिंदी वर्णमाला के क्रम एक तरीके से पिरोए गए हैं कि पहले स्वर, फिर व्यंजन, व्यंजनों में पहले स्पर्शी व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, और उसके बाद में संयुक्त व्यंजन, ये रखा गया है। जबकि जब हम हिंदी शब्दकोश की बात करते हैं तो वो सबसे पहले अयोगवाह लेता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इनका प्रयोग पहले होता है, और उसके बाद जो और स्वर हैं हमारे, जो 11 स्वर हैं, उनका प्रयोग होता है। उसके बाद जब स्पर्शी व्यंजनों की शुरुआत करता है, उसी बीच में संयुक्त व्यंजन डाल देता है, क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन बने हैं वो स्पर्शी व्यंजनों को साथ लेकर बने हैं, इसीलिए उनका प्रयोग करता रहता है। जैसे का के तुरंत बाद छा कर दिया, क्योंकि छा का निर्माण का और सा के साथ हुआ है। तो हमने देखा कि जो संयुक्त व्यंजन हैं उनको ये उनके निर्माण में प्रयोग हुए पहले स्वर रहित व्यंजन के तुरंत बाद रख रहा है, पहले स्वर रहित व्यंजन के साथ वो उसी के बाद रख दे रहा है। जैसे पहला स्वर रहित व्यंजन, पहला व्यंजन क्या है, का, उसी के साथ स्वर रहित व्यंजन, इसमें का छिपा हुआ है, इसको रख दिया। जा के बाद ज्ञा रख दिया, क्योंकि ज्ञा में भी स्वर रहित जा है। ता के बाद त्रा रख दिया, क्योंकि त्रा में स्वर रहित ता है, और सा के बाद स्रा रख दिया, क्योंकि स्रा में स्वर रहित सा है। तो ये हमारे हिंदी शब्दकोश और हिंदी वर्णमाला दोनों के क्रमों में वर्णों के क्रम में अंतर को क्या करता है, दिखाता है, अंतर को दिखाता है। यह ना समझिए कि जो क्रम हिंदी वर्णमाला का है वही क्रम हिंदी शब्दकोश का भी है। हिंदी शब्दकोश का दूसरा क्रम है और हिंदी वर्णमाला का दूसरा क्रम है। परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, 4 शब्द दे देगा, 4 वर्ण दे देगा, पूछेगा इनमें पहले कौन सा आता है, इनमें किसका क्रम, किसका स्थान पहले आता है। अगर वो ऐसे दे दिया विकल्प, मान लीजिए छा, खा, ता, ना, अगर ऐसे दे दिया, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो अधिकतर लोग इसमें कहेंगे खा पहले आता है और खा को सही मारकर चले आएंगे, जबकि हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये गलत है। अगर उसने पूछा है हिंदी शब्दकोश के अनुसार बताइए, तो खा गलत है। सबसे पहले इन चारों में छा आया, छा के बाद खा आया, छा के बाद खा आया। ऐसे प्रश्नों को आप देखिए और उनमें देखिए हिंदी शब्दकोश से पूछा गया है कि नहीं। अगर हिंदी शब्दकोश में पूछा गया है उसके अनुसार, तो ये जान लीजिए कि जो भी संयुक्त व्यंजन है वो अपने निर्माण में प्रयुक्त हुए
पहले स्वर रहित व्यंजन को भी दिखाते हैं और अपने मूल व्यंजन के साथ उनका प्रयोग उसके तुरंत बाद उनका स्थान निश्चित किया गया है। इन्हीं बातों के साथ मुझे लगता है कि आप आज समझ गए कि हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या है और वे हिंदी वर्णमाला के वर्णों के क्रम से कैसे भिन्न है। अगली कक्षा में हम एक नए विषय पर, एक नए प्रकरण पर आप सबके साथ फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।